सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12 पॉलिटी का, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि इसका पहला एक वीडियो आ चुका है काफ़ी पहले, तो आप अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियोस में जाकर जो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है आप उसको पहले देखो। उसमें मैंने थोड़ी सी चीजों को समझाई हुई, बेसिक चीजों को। देन उसके बाद आप ये वाले वीडियो को जो है ध्यान से देखना। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर बाय द इंफॉर्मेशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न में। ठीक है, दुनिया के किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इतना लंबा लिखा हुआ नहीं है जितना हमारा इंडिया का है। तो एक तो हमको प्राउड होना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है करके, और सबसे अच्छा। तो देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या इसके पीछे कहानी रही, कहाँ कहाँ से हमने रूल्स को लिया, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो, द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लॉन्ग हिस्ट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर 11, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ना, उनको कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11th मंथ एंड 18 डे। इतना दिन जो है लग गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया का बनाने में। ठीक है, इट्स बेसिक स्पिरिट इज लॉ बेस्ड गवर्नेंस। और बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि हमारे कंट्री के अंदर में जो है लॉ बेस्ड गवर्नमेंट हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, रेगुलेटिंग हो, कंट्रोल करने का जो काम हो वो रूल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अपने मर्जी से नहीं होना चाहिए। which means it is built on the foundation of the rules and the laws, not according to anybody's wish or fancies। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से हिटलर था ना, हिस्ट्री में पढ़े होगे, हिटलर अपने मर्जी से काम करता था। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा हिटलर हो जो अपने मर्जी से हर चीज करे। यहाँ पर जो भी चीज होगा वो अकॉर्डिंग टू रूल होगा, इस पर्पस के लिए बनाया गया था। The first such law of India was passed by the British Parliament called the Regulating Act in 1772 and 1773। इस तरीके का अपने आप में पहला जो रेगुलेटिंग, मतलब पहला जो रूल जो बना के भेजा था, किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। अब आप बोलोगे कि सर ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे इंडिया के लिए कैसे रूल बनाकर भेजेगा? तो आपको याद होगा कि हमारा जो इंडिया है वो कई सालों तक क्या था? ब्रिटेन के अंडर में कॉलोनी थी, कंट्रोल में था। तो ब्रिटिश वाले ही क्या करते थे? वहां के ब्रिटिश में जो रूल बनता था वहां के पार्लियामेंट में, वही रूल इंडिया में लागू होता था। तो इसीलिए ब्रिटिश के जो लोग हैं ना, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट नाम का एक कानून बनाया था 1772 में 1773 के बीच में जो है बनाया था। By then the English East India Company had established control over the large part of India। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, अब वो धीरे धीरे इंडिया के बहुत बड़े लार्ज एरिया पर अपना कंट्रोल क्या कर चुकी थी? स्टैब्लिश कर चुकी थी। दिस लॉ लेट डाउन हाउ इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड इंडिया एंड हाउ इट शुड बी आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस पर्पस के लिए बनाया गया था कि इंडिया में किस तरीके से जो है रेगुलेशन होगा और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटेन के सरकार को बतानी पड़ेगी। ये सारा का सारा चीज उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो है लिखा होगा। देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये 1600 के आसपास जो है क्या हुई थी, इंडिया में जो है क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी। देखते ही देखते 100 से 120 सालों में क्या हो गया, 100 to 120 ईयर्स में इसने अब इंडिया के इंटरनल मैटर पर जो है या पॉलिटिकल मैटर पर जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, इस टाइम में 1757 1765 के आसपास जो है इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय अलग अलग थे ये, तो आज भी है वैसे तो, उस उन जगहों पर जो है ये अपना कंट्रोल करना स्टैब्लिश कर दिए। अब देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या बोलकर आए थे कि हम लोग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करेंगे, मसालों का ट्रेड करेंगे, चाय का करेंगे, कॉफी का ट्रेड करेंगे करके। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेड के अलावा यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन को भी कंट्रोल करना चाहते थे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा
कि सर ब्रिटिशर्स को हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन में कंट्रोल करने में क्या दिलचस्पी थी इतना। तो देखो, अगर आप जैसे मान लो वो सामान कोई खरीद रहा है, तो एक सामान जो है उसको 10 रुपए का मिल रहा है पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का। लेकिन जब जहां पर वो सामान खरीद रहा है, जैसे मान लो बंगाल से कोई सामान खरीद रहा है वो, और बंगाल में 1 किलो मसाले का कीमत है 100 रुपए मान लेते हैं, तो अगर उसको खरीदना है तो 100 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर बंगाल पर ब्रिटिशर्स का ही अगर कंट्रोल है, मतलब उन्हीं का पॉलिटिकल ओवर कम वहां पर कंट्रोल है कि कौन सा चीज कितना में बिकेगा, कौन सा चीज कहाँ जाएगा, ये सब का देख रेख काम जो ब्रिटिशर्स करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे जो सामान बेचने वाला है तू बाकी लोगों को 100 रुपए में बेचना, हमको 50 रुपए में दे करके। तो इस तरीके से वो अपने ट्रेड के बेनिफिट के लिए क्या चाहते थे, पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते थे। ठीक है। अब जैसे जैसे पॉलिटिकल कंट्रोल आते जाएगा, पैसा आते जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो क्या करते थे, रिश्वत लेना चालू कर दिए, ब्रीफ्स लेना चालू कर दिए कि अगर तुम हमको सामान नहीं दोगे तो हम तुम पर केस कर देंगे, ये कर देंगे, इसीलिए हमको ये सामान सस्ते दामों में दे दो, मेरे को ब्राइब दे दो, मेरे को घूस दे दो, ये सब बातें बोलने लगे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करने लगे, ब्रिटेन के गवर्नमेंट को बोलने लगे कि हमारी कंपनी जो है घाटे में चल रही है, हमारे कंपनी अच्छे से प्रॉफिट जो है अर्न नहीं कर रही है, हमको लॉस हो रहा है करके। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में इनको टैक्स देना पड़ता था, जितना प्रॉफिट होता था उसका कुछ परसेंट इनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये झूठ बोलते थे कि हमको तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, हम लोग टैक्स कहाँ से दें करके। लेकिन ब्रिटेन के गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता चलते गया कि ऐसा नहीं है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही है कि इनके यहाँ टैक्स, मतलब टैक्स से बचने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है करके, लेकिन एक्चुअल में इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का कंपनी को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि उस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो पर्सनल ब्राइब्स लेकर, रिश्वत लेकर जो है पैसे कमा रहे हैं करके। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है लाया था। कब लाया था, 1772 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है लाया था। समझ में आ गया होगा। The discussion about the constitution began in the pre-independence India. At that time, the main focus was on how East India Company should roll on India, that was seeking the greater autonomy and the freedom, and how it should be made answerable to the British Parliament. देखो, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनने का जो बात है ना, ये जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से बात चल रहा था कि इंडिया में किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, हमारे इंडिया में किस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन हो जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी चले जाए, उसके बाद भी यहाँ पर पीसफुल जो है लॉ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किस तरीके से यहाँ पे जो है जो रूलर होंगे वो पार्लियामेंट के लिए जो है आंसरेबल होंगे करके, ये सारी की सारी बातें जो हैं पहले ही हमारे इंडियंस को, जो ग्रेट थिंकर्स जो थे, उनके माइंड में चल रही थी कि हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना चाहिए करके। At the end of 19th century, Indians were given a limited political role by being allowed to contest election to the municipalities and the other local bodies. धीरे धीरे हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरफेयर किया, उनको बोला कि हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप ही कंट्रोल मत करो, हमको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दो, हमको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वोटिंग करने का राइट दो। इस तरीके से बातें चलती गई और 19th सेंचुरी के एंड में जो है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात सुन ली और कुछ लोगों को लोकल बॉडीज में, जैसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट में या जो छोटे छोटे देसी रियासतें थी उस समय की, वहां पर इलेक्शन होते थे, उस इलेक्शन में वोटिंग करने का राइट जो है कुछ लोगों को दे दिया गया था। आफ्टर 1885 द फ्रीडम फाइटर्स डिमांडेड अ बिगर पॉलिटिकल रोल इन द गवर्नमेंट। अब देखो 1885 में क्या हुआ था, 1885 में जो आज आप कांग्रेस पार्टी जानते हो ना, वो कांग्रेस पार्टी जो है स्टैब्लिश हुई थी कब, 1885 में। सोच सकते हो ये कितना 100 साल, मतलब लगभग लगभग जो है 130-35 साल पुराना पार्टी है कांग्रेस। द फ्रीडम फाइटर डिमांडेड अ बिगर पॉलिटिकल रोल इन द गवर्नमेंट। जब 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी बनी, तब इंडिया के जो लोग थे उन्होंने और भी डिमांड करना चालू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमको जो है क्या करना चाहिए, और पॉलिटिकल राइट्स दीजिए ताकि हम लोग पॉलिटिक्स में क्या कर सकें, एंटर कर सकें। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट था, लेकिन अब चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है क्या हो, वोटिंग करने का राइट्स मिले, उनको भी अपना ड्यूटी करने का फ्रीडम जो है मिले। A large number of Indians were already employed in the administration of the country at the time, and their number was large and growing.
A small segment of the population had also been given to right to elect their own representative in the government, but poor still lay in the hands of the British. देखो 1885 के समय मतलब अच्छे खासे जो लोग थे इंडिया के, मतलब काफी लार्ज नंबर पे जो है लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट बन गए थे। मतलब बहुत सारे इंडियंस जो है उनको बड़े बड़े पोस्ट पर जो है क्या हो गई थी, पोस्टिंग जो है मिल गई थी, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही लोग थे, बाकी जो गरीब लोग जो थे ना, ये तो बड़े बड़े लोग थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गया, उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी हो गया, बहुत बड़े बड़े लोग, इन लोग जो थे इन लोगों को जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिल गया था। लेकिन जो गरीब लोग थे उनको जो है पार्टिसिपेशन का फायदा जो है नहीं मिला था, वो आज भी वोटिंग करने का राइट्स नहीं था, उनके पास फ्रीडम वगैरह जो है नहीं थे। With the final authority being the victory and the governor of the provinces, the situation changed towards the end of the First World War. लेकिन अब धीरे धीरे ये भी सिचुएशन क्या होने लगी, चेंज होने लगी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। When a democratic wave swept through most countries across the globe, India too began demanding a government elected on the basis of the universal suffrage was answerable to the people. जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरी दुनिया में जो है क्या हो गया, अलग अलग कंट्रीज में जो है जो कॉलोनीज थे दूसरे दूसरे कंट्रीज के, वो सारे के सारे कॉलोनीज कंट्रीज अब डिमांड करने लगे कि हमको फ्री करो, हमको फ्री करो, हमको फ्री करो करके। और इसी सुर में हमारा इंडिया भी बोलने लगा कि अब हमको हमारे इंडिया में आपके गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हमको हमारे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो कि इंडिया द्वारा लोकेटेड हो, इलेक्टेड हो और इंडियंस ही उसको कंट्रोल करें। ये बात भी इंडिया में जो है स्टार्ट हो गई। 1928 India's political parties jointly constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution for India। और 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर में बहुत सारे इंडियंस को जो है बुलाया गया और उनसे डिस्कशन किया गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, ये फॉरेनर लोगों को यहाँ से कैसे भगाया जाए, इस पर बहस जो है स्टार्ट हो गई। The committee submitted its reports on the 10th August 1928. The main provinces of the draft were, मतलब बेसिकली जब फर्स्ट वॉर खत्म हुआ तो सबके सब डिमांड करने लगे कि हमको हमारे यहाँ कंट्रोल करने दो, आप बाहर के हो, आप कैसे जानोगे हमारे इंडिया के लोगों के प्रॉब्लम को, हमको इंडिया के प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, हमको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दो करके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोले ठीक है हम आपको पार्टिसिपेशन देंगे, लेकिन आप हमको ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आप अपने कंट्री को कैसे संभालोगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर जो है मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि अगर आप चले जाओगे, ब्रिटिश वाले आप ब्रिटेन चले जाओगे, तो हम लोग हमारे इंडिया में जो है इस तरीके से रूल जो है लागू करेंगे करके। एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द एडल्ट मैन एंड द वुमेन, उन्होंने बोला कि अगर आप चले जाओगे तो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश होगी वो क्या होगी, एडल्ट लोगों के वोटिंग करने से जो है होगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, साथ ही साथ जो यहाँ पर माइनॉरिटीज में जो लोग हैं, जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। Citizens' rights such as freedom of expression, religious freedom, freedom of peaceful assembly, right to form association in the union, secularism, etc. ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने बोला कि सबको बोलने की आज़ादी रहेगी, सबको अपने रिलीजियस को फॉलो करने का इंडिपेंडेंट रहेगा, सबको अपना असेंबली बनाने का राइट होगा, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ये सारे राइट्स जो है हम लोग देंगे। ऐसा किसने कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा अपने रिपोर्ट में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड द लिंग्विस्टिक बेसिस, और इन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे करके, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स बनाएंगे जिससे डेवलपमेंट प्रॉपरली हो करके। आफ्टर 1928 द फ्रीडम स्ट्रगल पिक्ड अप अ मूवमेंट, सीइंग द ग्रोइंग थ्रेट द मूवमेंट वाज द ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which granted greater autonomy to the provinces and had limited provision for the Indian to form provisional government with elected house in the council of ministers that was answerable to the provinces assemblies। अब देखो जब इतनी सारी बातें चलने लगी तो हमारे इंडिया में जो है फ्रीडम स्ट्रगल और बढ़ना चालू हो गया। भगत सिंह, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, एक से एक लोगों जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, तो हमारा इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है बहुत स्ट्रांग होना चालू हो गया। तो इस बात से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उनको डर लगना चालू हो गया और उन्होंने इस डर को कम करने के लिए उन्होंने 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया, जिसमें बहुत सारे फ्रीडम जो है इंडिया के लोगों को दी गई ताकि इनका गुस्सा शांत हो जाए करके। Many provinces of this act were later incorporated into the constitution in the independent India।
और जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, तो हमारा इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ना, इसका 70% जो है यूज किया गया था। मतलब आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका 60 से 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है वो कहाँ से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है आया हुआ है। सोच सकते हो इतना अच्छा ये था। फॉर एग्जाम्पल द डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी 1935 में। 1935 में ये बातें कही गई थी कि सेंट्रल अपना कानून अलग बनाएगा, स्टेट अपना कानून अलग बनाएगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्शन के बेसिस पर बनेगी और पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं कि सब अपने मनमानी करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वहां पर दी गई थी। उसके बाद 1935 के एक्ट में ये भी कहा गया था कि 10% जो लोग हैं इंडिया के जो कि टैक्स पे करते हैं या 18 साल से ऊपर है, उनको वोटिंग कर 21 साल के ऊपर है, सॉरी, पहले क्या था, वोटिंग का जो राइट था वो 21 प्लस ईयर था। आज के डेट में तो 18 साल के अगर आप हो, 18 साल के अगर आप हो तो आप वोटिंग कर सकते हो, लेकिन पहले ये 21 साल का था। तो यहाँ पर फिर जो है क्या किया गया कि अगर कोई 21 साल का हो गया उसको वोटिंग करने का राइट्स है। उसमें भी कंडीशन था, गरीब लोग 21 साल के हैं उनको वोटिंग करने का राइट्स नहीं है। जो टैक्स पे करते हैं, जिनके पास पैसा है और जिनकी एज 21 साल है, सिर्फ और सिर्फ वही वोट कर सकते हैं करके। फिर उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से जो है इलेक्शन बनाया गया, इलेक्शन उन लोगों का अलग से पार्टी बनाया गया, मतलब मुस्लिम लोगों का सिलेक्शन मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं, सिख लोगों का सिलेक्शन सिख लोग ही वोटिंग से कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फ्रीडम जो है 1935 एक्ट के तहत जो है हमको दिए गए थे। The Congress party gained a majority in most of the provinces assemblies the following election held in 1937 under 35। और जैसे ही 1935 में इंडिया के लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, तो बहुत सारे जो स्टेट में जो इलेक्शन हुए तो उसको कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। मतलब ब्रिटेन के गवर्नमेंट को हराकर जो है कांग्रेस की पार्टी जीती थी। बट दिस सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट डिड नॉट लास्ट फॉर ईयर, लेकिन ये जो सिस्टम है ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैसे चलेगा, ब्रिटेन चाहता था कि कंट्रोल हमारा हो, लेकिन नहीं जीत पाए उन लोग, इलेक्शन हुआ तो इंडिया वाले जीत गए। अब उनको बुरा लगा, अगर इंडिया वाले जीतेंगे तो हमको बेनिफिट तो पहुंचाएंगे नहीं करके, फिर ये सिस्टम जो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर इसके बाद 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ और जहां पर जो है ब्रिटेन के लोगों को जो है क्या करना पड़ा, फाइनली जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ा और इंडिया को छोड़ के जो है जाना पड़ा। ये शॉर्ट में कहानी है, ठीक है। इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड दिस द फंक्शनल। मतलब अब ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें कहाँ कहाँ की चीजें शामिल रहेंगी, कहाँ कहाँ की चीजें शामिल नहीं रहेंगी। जैसे 1935 में लिखा हुआ था कि वोटिंग करने का राइट सिर्फ कम ही लोगों को रहेगा, 10% लोगों को रहेगा, ये गलत है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया कि जिसपे भी एज 21 साल से ऊपर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वोटिंग करने का राइट्स है। तो जो जो कमियां थी उसको सुधारा गया, नई नई चीजें जोड़ी गई। ये सब के सब कैसे बना, कैसे चीजें हुई, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय। अब वीडियोस रेगुलर आते रहेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जैसे पहले शेयर करते थे, और वीडियोस को देखकर एंजॉय करो। बाय बाय।